हेलो बच्चों, हम लोग आज माध्यम अभिव्यक्ति का पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। हम जनसंचार और संचार ये पाठ पढ़ चुके हैं। वो जनरल पाठ है जो आपको कभी भी किसी भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, और साथ ही 3, 4, 5 पाठ 3, पाठ 4, पाठ 5 ये आपके ऑप्शनल प्रश्नों के लिए है। ये आपके ऑप्शनल प्रश्नों के लिए है। इसमें से आपके ऑप्शनल प्रश्न आएंगे, वैकल्पिक प्रश्न आएंगे। तो इस पाठ की जितनी भी छोटी और इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स आपको वीडियो में लिंक में मिल जाएंगे। आप उसको नोट कर सकते हैं या आप उसको प्रिंट करा सकते। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। लेखन जो है वो बहुत सारे माध्यमों के लिए किया जाता है। अब माध्यम कौन से हैं? जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं, टीवी, रेडियो, नेट, इंटरनेट, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सभी हमारे माध्यम है। ये हमने पहले पाठ में पढ़ा कि संचार के माध्यम है। अब इनके लिए हमको लेखन कार्य करना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। हम कोई भी समाचार देने से पहले उसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको समाचार खबरें जनता तक पहुंचती हैं। तो अभी यहाँ कौन कौन से माध्यम है? प्रमुख जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? पत्र पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र यानी कि प्रिंट माध्यम। तो ये सब माध्यम है हमारे जनसंचार के। जनसंचार जहाँ पर बहुत सारे लोगों से एक साथ संचार या कोई संवाद किया जाए, कोई कम्युनिकेशन किया जाए, उसको कहते हैं जनसंचार। अभी यहाँ जो प्रिंट माध्यम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पत्र पत्रिकाएं और प्रिंट माध्यम। पहला, पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र को प्रिंट माध्यम भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रिंट माध्यम पूछा जाए, मतलब आपसे समाचार पत्र और प्रिंट पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात की जा रही है। इसमें क्या क्या, इसकी खास बात क्या है? पढ़ने के बीच में रुककर विचार कर सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको लगा थोड़ी देर सोच के देखते हैं, तो आप सोचने लगे, थोड़ी देर देख सकते हैं, फिर आप पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब हम अपनी सुविधा अनुसार उनको पढ़ सकते हैं, बीच में हम कुछ सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम। प्रिंट और मुद्रण एक ही है। हिंदी में मुद्रण कहते हैं, अंग्रेजी में प्रिंटिंग कहते हैं। तो मुद्रित माध्यम जो है वो जनसंचार में आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। जो आधुनिक माध्यम है, जितने भी माध्यम आज तक हैं, उनमें प्रिंट माध्यम सबसे पुराना है। सबसे पहले पत्र पत्रिकाएं और लेखन कार्य शुरू हुआ। तो पहले जनसंचार का और कोई साधन नहीं था, केवल पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र। तो प्रिंटेड माध्यम जो है वो सबसे पुराना माध्यम है। मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। सबसे पहले प्रिंटिंग कहाँ शुरू हुई? चीन में हुई। प्रेस का आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी, और जिस दिन से प्रेस शुरू हुई उस दिन से हमारे जो कामकाज है, हमारा जो संचार की दुनिया है, उसकी तस्वीर एकदम बदल गई। लोगों में एक दूसरे से संचार हो गया। भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था। अभी आपको ये नाम, ये डेट याद रखनी पड़ेगी, आपसे ऑप्शनल प्रश्न में पूछा जा सकता है। पहला छापाखाना, पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खुली थी? गोवा में खुली थी, 1556 में खुली थी। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार व प्रसार की पुस्तक छापने के लिए खोला था। मिशनरीज यानी क्रिश्चियंस ने इसको अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छापाखाना खोला था। उसके बाद आज़ादी के समय कलकत्ता में लगाई अंग्रेजों ने, और बाद में जब पहला हमारा पत्र चालू हुआ तो अंग्रेजों ने उसको, ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया, जिससे कि कहीं जनता में ये बात फैल ना जाए और लोगों के अंदर कहीं विरोध ना शुरू हो जाए। प्रिंट माध्यम के जो लाभ हैं उनको देखते हैं, वो क्या है लाभ। मुद्रित माध्यम में स्थायित्व होता है। पहला लाभ है कि इनका ये माध्यम है प्रिंटिंग वाला, इनमें स्थायित्व होता है। स्थायी मतलब स्टैब्लिश्ड है, परमानेंट है, हम इनको रख सकते हैं। प्रिंट माध्यम को हम संभाल के रख सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। हमारा जब मन करेगा हम तब पढ़ेंगे और रख देंगे, फिर पढ़ लेंगे, फिर उठा लेंगे, फिर पढ़ लेंगे। साथ ही पढ़ते पढ़ते विचार कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न से पढ़ सकते हैं, कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। अब अचानक मन हुआ आधी किताब के बाद हम पढ़ते हैं, या हम चौथे प्रश्न से, चौथे पेज से पढ़ना शुरू करें, तो हम वो भी कर सकते हैं। और जब हम परेशान हो गए तो हम उसको बंद करके रख सकते हैं। और हमारा मन किया कि एक पेज को हम 3 बार पढ़ेंगे, तो हम 3 बार पढ़ सकते हैं। तो ये सुविधा किसमें मिलती है? प्रिंटिंग माध्यम में। लंबे समय तक सुरक्षित रखे सकते हैं। पहले तो क्या होता था, पुराने अंग्रेजों के जमाने के से भी पुराने जो पेपर थे वो आज भी लाइब्रेरीज में, म्यूजियम्स में रखे हुए हैं, तो इनको संभाला जा सकता है। बोलचाल की भाषा का व्याकरण व शुद्धता से प्रयोग होता है। इसमें एक खास बात है कि बातचीत जो बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन शुद्धता से किया जाता है। लिखते समय व्याकरण की गलती नहीं होती, और स्लैंग लैंग्वेज या इस तरह की भाषा का प्रयोग प्रिंट माध्यम में नहीं किया जाता।
मुद्रित माध्यम चिंतन विचार का माध्यम। मुद्रित माध्यम जो है उसमें आप चिंतन, अपनी मेंटल स्टेट लिख सकते हैं, विचार लिख सकते हैं, आप अपनी बातें लिख सकते हैं, आपके मन में क्या थॉट चल रहा है वो आप उसमें लिख सकते हैं। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ ध्यान रखने वाली बातें भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं। किसी भी भाषा में आए कमजोरी, कमियां, ध्यान रखने योग्य बातें, तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें? इसे केवल पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। अब प्रिंट माध्यम में एक सबसे बड़ी कमी कि जिसने पढ़ाई लिखाई आती है बस वही पढ़ सकता है, जिसको पढ़ना नहीं आता, जो निरक्षर है वो नहीं पढ़ सकता। तो निरक्षरों के ये किसी काम का नहीं है। तुरंत घटी घटना की सूचना नहीं देते। अचानक कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो अभी समाचार पत्र में फटाक से तो कुछ नहीं आएगा। समाचार पत्र तो 24 घंटे पहले लिखा हुआ है, पत्र पत्रिका तो 1 महीने पहले किए या हफ्ते भर पहले किए। तो तुरंत घटी घटना को समाचार पत्र पत्रिका या मुद्रण माध्यम में नहीं लिखा जा सकता। समाचार पत्र भी 24 घंटे में एक बार निकलता है। समाचार पत्र भी, उसकी भी एक सीमा है, 24 घंटे में एक बार समाचार पत्र निकलता है। और एक समाचार पत्र को 24 घंटे में एक बार प्रिंट होने में जो समय लगता है बच्चों, उसके बीच में जितने स्टेप्स होते हैं, इतने काम होते हैं, उनको उससे जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता। प्रकाशन की सीमा कितनी होती है? 24 घंटे होती है। ये इसको डेडलाइन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए समाचार पत्रों में डेडलाइन किसे कहते हैं, तो वो 24 घंटे की सीमा है जिसमें उसका प्रकाशन किया जाता है। 24 घंटे के बाद अगर कोई खबर आप 24 घंटे 10 मिनट बाद लाते हैं तो वो खबर पुरानी हो जाती है, क्योंकि समाचार पत्रों में छप चुकी हुई है। तो अभी एक समाचार पत्र में छप गई मतलब खबर पुरानी है। तो ये इसकी डेडलाइन होती है। समय सीमा के बाद समाचार बेकार हो जाता है। शब्द सीमा का ध्यान रखना। अभी समाचार पत्र में आप अपने मन से कोई निबंध नहीं लिख सकते। समाचार पत्रों में स्तंभ होते हैं, लंबे लंबे कॉलम्स होते हैं जिसमें हम समाचार लिखते हैं। अगर आपने समाचार पत्र देखे हैं तो उन कॉलम में समाचारों के लिए एक स्पेस निर्धारित होती है। आपने जितने पैसे दिए हैं उस हिसाब से आपको वो जगह मिलती है और आपको अपने समाचारों को उतनी ही जगह में लिखना होता है। आप बढ़ करके नहीं लिख सकते, ना आप बहुत छोटा लिख सकते हैं। तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की आपकी कला होनी चाहिए। समाचार पत्र को लिखने की एक आर्ट होती है। अशुद्धियों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। सुधारने का समय नहीं होता। आपको समाचार पत्र में आप अशुद्धियां नहीं कर सकते। आप जितने चेक्स होते हैं उतने चेक के बाद आपका समाचार सही भाषा में, एक भी शब्द इधर उधर गलत हुआ तो समाचार का अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो वहां पर आपको सुधारने की आपके पास टाइम नहीं होता और उसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखना। लेखन में सहज प्रवाह, कंटिन्यूटी होनी आवश्यक है। जब भी समाचार पत्र या पत्रिकाएं लिखी जाती हैं तो एक फ्लो होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं उसमें एक फ्लो, एक कंटिन्यूटी, लगातार एक तारतम्यता होनी चाहिए। बीच में कट कट कट, अभी ये बात करी फिर अचानक आप कोई और बात करने लगे, फिर आप कोई और बात, ऐसा आप नहीं कर सकते। एक ही विषय आपको कंटिन्यूटी के साथ उसमें लिखना होता है, नहीं तो बात अपना प्रभाव खो देती है। इतनी बातें हमने पढ़ी समाचार पत्र पत्रिका जनसंचार के माध्यम में। यह सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट जनसंचार का माध्यम है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इसको पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। अनिरक्षर के लिए ये किसी काम का। दूसरा माध्यम है बच्चों रेडियो। अब रेडियो अगर हम कहें कि ये भी पुराना माध्यम है तो ऐसा नहीं कि रेडियो खत्म हो चुका। पुराना जरूर है, पहले सब रेडियो ही सुनते थे, लेकिन आज तो सब हर पान की दुकान पर भी आपको, कोने नुक्कड़ पर भी आपको टीवी मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेडियो ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी हो या समाचार पत्रों ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी हो। कितना इंटरनेट आपके हाथों में है, आज मोबाइल में पूरा का पूरा इंटरनेट आपके हाथ में दुनिया होती है, लेकिन फिर भी समाचार पत्रों की अपनी अलग जगह है, क्योंकि वो आपको करंट न्यूज देते हैं। और जो मजा, जो आनंद पढ़ने में है, किताब को पढ़ने में है, वो मोबाइल में पढ़ने में नहीं है। इसीलिए समाचार पत्र कभी भी ऑब्सोलीट या पुराने नहीं होते। वैसे ही रेडियो जो है वो कैसा साधन है, ये साधन सबके लिए है। रेडियो का आनंद कोई भी उठा सकता है, चाहे वो पढ़ा हुआ हो, चाहे वो निरक्षर हो। रेडियो श्रव्य माध्यम, इसको सुना जाता है, यानी ये श्रव्य माध्यम है। इसमें श्रोताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये ध्यान रख करके उसमें खबरें दी जाती हैं कि सुनने वाला उसको समझ सके। रेडियो को कभी भी कहीं भी सुना जा सकता है। अभी आप रेडियो तो छोटा सा होता है, पॉकेट में रखने वाले रेडियो भी आ गए हैं आजकल, तो आप कहीं भी लेकर के घूम सकते हैं और सुन सकते हैं। तो आजकल मोबाइल हो गया, रेडियो भी मूविंग हो गया है, आप कहीं भी सुन सकते हैं। इसके लिए साक्षर होना जरूरी नहीं है, ये इसकी खास बात है। अब इसकी भी कुछ कमजोरियां हैं। हर माध्यम की अपनी अपनी अलग लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं, कमजोरियां हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या क्या है वो? समाचार को अपनी सुविधा से बार बार नहीं सुन सकते। अभी आप रेडियो में चाहे कि जो न्यूज अभी मैंने 5 मिनट पहले जरा फिर से रिपीट करके सुन ले, तो रेडियो में ऐसा नहीं हो सकता।
आप पेपर में तो पलट के आप फिर से पढ़ सकते हैं पीछे वाली न्यूज़, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं कर सकते, तो हम बार बार नहीं सुन सकते। रेडियो को इसीलिए एक रेखीय या लीनियर माध्यम कहा जाता है। लीनियर मतलब एक रेखा में चलता है, पीछे पलट के नहीं आ सकते आप सीधे चलते चले जाएंगे, आगे ही बढ़ना है। मतलब जो समाचार एक बार निकल गया वो निकल गया, दोबारा वो पलट के आप उसको नहीं सुन सकते, इसीलिए इसको एक रेखी या लीनियर माध्यम कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये टर्म्स जो हाईलाइटेड वे में मैं आपको दे रही हूँ, इनको याद रखेंगे आप, क्योंकि इसमें पीछे मुड़कर पढ़ना संभव नहीं है। रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है, दृश्य को नहीं डाला जा सकता। अभी रेडियो में शब्द और आवाज, बस ये दो चीजें होती हैं, यही सब कुछ है। इसमें दृश्यों को नहीं डाला जा सकता। रेडियो को हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसमें केवल आवाज और शब्दों को सुन सकते हैं, चित्रों को नहीं दे सकते। ये इसकी एक कमी है। अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की बड़ी चुनौती होती है। अभी रेडियो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, एक चैलेंज होता है कि आप अपने श्रोताओं को बांध कर रख पाए। बांध कर मतलब उनको आप रोक पाए। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि रेडियो की खबरें इतनी बढ़िया, शॉर्ट एंड क्रिस्प, इतनी मजेदार, इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि जो श्रोता है, वो जो सुन रहा है, वो रुका रहे और आपकी सुने, नहीं तो वो चैनल बदल लेगा। टीवी में क्या होता है? टीवी में तो दृश्य होते हैं, उसमें खूब सुंदर डेकोरेशन होता है, ड्रेसिंग अच्छी होती है, मेकअप अच्छा होता है, तो लोगों को उसी में अट्रैक्शन आता है। तो उनके पास तो अट्रैक्शन के बहुत सारे साधन है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। वहां पर ये एक चैलेंज की तरह काम करता है कि आप अपने श्रोताओं को कितनी देर के लिए रोक सकते हैं, बांध सकते हैं। रेडियो समाचार की संरचना। अभी रेडियो का जो समाचार होता है उसको कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आप सुनिए। तो ये क्या होता है, समाचार उल्टा पिरामिड पे लिखा जाता है। अभी समाचार पत्रों में भी और रेडियो में भी समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड, एक पिरामिड होता है ऐसे, ये पिरामिड होता है, और इसको उल्टा कर दिया तो ये पिरामिड हो गया। तो उल्टा पिरामिड में लिखा जाता है। चित्र मैं दे रही हूं आपको। सबसे महत्वपूर्ण समाचार को सबसे पहले लिख दिया जाता है और फिर उसके बाद हम उसको डिटेल बताते हैं। मतलब हेडलाइन जो होती है, जो मेन समाचार है, उसको हम हेडलाइन बना देते हैं और फिर उसके बाद उसको विस्तार देते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और इसमें कोई निष्कर्ष नहीं होता। अचानक मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हो गई, तो ये एक हेडलाइन हो गई। तो अभी अभी इस ट्रेन में हेड ऑन कोलिजन हुआ, टक्कर हो गई, खबर की न्यूज की हेडलाइन बन गई। अब उसके बाद उसके नीचे उसका जो विस्तार है हम वो लिखेंगे। ये ट्रेन यहाँ से चल करके यहाँ आ रही थी, ये ट्रेन यहाँ से चल के यहाँ आ रही थी, रास्ते में उन दोनों में टक्कर हो गई, अभी उसकी कार्यवाही चल रही है, इतने मरे, इतने घायल, एक बोगी दूसरे पर चढ़ गई है, कार्य चल रहा है, सरकार जो है वो घायलों की मदद कर रही है। यानी हमने कोई निष्कर्ष नहीं दिया और सबसे इंपॉर्टेंट बात को सबसे ऊपर लिखा और फिर उसका विस्तार दिया। तो हम उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को लिखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इंट्रो, बॉडी, समापन। इंट्रो, बॉडी, समापन। पहले इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया देते हैं, हेडलाइन इतनी अच्छी होती है कि उसको, हेडलाइन को देखते ही पाठक या श्रोता आपके उसमें आपको सुनने आ जाए, समाचार पत्र में पढ़ने लग जाए, रेडियो में हेडलाइन सुन के वो रुक जाए। तो जो हेडलाइन होती है वो इतनी कैप्टिवेटिंग होनी चाहिए। समाचार, रेडियो समाचार तैयार करने की बुनियादी बातें। अब जब रेडियो में समाचार तैयार किए जाते हैं तो उसमें मेन बातें, बुनियादी मतलब नीचे की मजबूती वाली बातें, बेस क्या है, उसका आधार क्या है, साफ सुथरी टाइप समाचार, छोटे वाक्य, साधारण शब्दों। रेडियो में जो पढ़ते हैं समाचार संवाददाता, उनके पास हाथ में स्क्रिप्ट होती है। वो स्क्रिप्ट कैसी लिखी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी, टाइप्ड समाचार होने चाहिए। कोई राइटिंग किसी की तो अच्छी होगी, किसी खराब, तो टाइप्ड होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए और साधारण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ये रेडियो के समाचारों की सबसे पहली विशेषता है। दूसरा, डेडलाइन का ध्यान रखना चाहिए। डेडलाइन मतलब 24 घंटे से पुराना समाचार ना हो। 24 घंटे तक तो नव समाचार ठीक, 24 घंटे 5 मिनट हुआ तो वो समाचार पुराना हो जाता है। तो डेडलाइन का ध्यान रखा। संक्षिप्त अक्षर और लंबे अंकों को नहीं लिखना चाहिए या बचना चाहिए। रेडियो में आप एब्रीविएशन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, हम उसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, तो बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, ये सब जो शॉर्ट है, इनको रेडियो में नहीं बोला जाता, उसमें पूरा बोला जाएगा भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी भी बोल देते हैं कई बार समय बचाने के लिए, लेकिन ज्यादातर एब्रीविएशंस को नहीं बोला जाता। और जो डिजिट्स होती हैं, अंक होते हैं, उनको, बहुत लंबे अंकों को उसमें नहीं दिया जाता। इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने 100, इतने ऐसे करके संख्या नहीं बोली जाती। लगभग 20 करोड़ या 20 करोड़ 50 हजार जनता,
इस तरह से बात की जाती है। क्योंकि आप अगर लंबे अंकों को बोलेंगे तो वो सुनने में मजा नहीं आएगा और ना तो किसी को वो याद रहेंगे। तो संक्षिप्त अक्षर और लंबे अंकों से बचा जाता है। डेडलाइन का ध्यान रखा जाता है। तो बच्चों, यहां तक हमने पढ़े 2 संचार के माध्यम पढ़े। एक पढ़ा रेडियो और दूसरा पढ़ा पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आगे इसी पार्ट का जो आगे के और जो हमारे संचार माध्यम है उनको हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए और इतने नोट्स अपने रेडी करते जाइए एग्जाम के हिसाब से। जितने नोट्स मैं दे रही हूँ आपको, मैक्सिमम बातें मैंने उसमें आपकी कवर करी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सारे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं आपके, वो आप इतने नोट्स को पढ़ करके आप एग्जाम में लिख पाएंगे। बच्चों, आपके मैथ्स के लिए आपको मैं एक लिंक अपने चैनल में दे रही हूँ। अगर आपको मैथ्स का कुछ भी ABCD से लेकर के XYZ तक पढ़ना है तो आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आप उस चैनल को देखें। मैथ्स के दिग्गज शिक्षक का वो चैनल है और उसका लाभ उठाएं। मैं लिंक आपको अपने चैनल में नीचे दे रही हूँ। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। गुड बाय।